दोस्तों आज हम लोग हमारी तरबूज की उस फील्ड पर हैं जहां पर 8 जनवरी 2026 को हमने इस फसल की बुआई की है। और आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब ये फसल लगभग 32 दिन की हो चुकी है। और ये वीडियो जो कि तरबूज खेती सीरीज का पार्ट 3 होने वाला है, इसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे कि इस फसल के बेसल में कौन से खाद हमें प्रयोग करना चाहिए, इस फसल की बुआई करने के पहले, बाद में और बुआई करते समय कौन कौन सी सावधानियां हमें रखना चाहिए, इस फसल की बुआई का सटीक तरीका क्या है और इस फसल की बुआई करने के बाद में अगले 15 दिन इस फसल को कैसे मैनेज करते हैं। इस फील्ड का प्रैक्टिकल मैनेजमेंट बारीकी से इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा ताकि ऐसे ही वीडियोस लगातार आपको देखने को मिलते रहें। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी किसान इस वीडियो को देख पाएं। और ये वीडियो देखने के पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 इस सीरीज के नहीं देखे हो तो उन्हें भी जरूर देखें ताकि इस फसल को और बारीकी से आप समझ पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों पहले मैंने कई बार आपको ऐसा बताया है कि बीज की वजह पौधे लगाना हमें प्रीफर करना चाहिए, लेकिन हमारी इस फील्ड पर हमने बीज लगाए हैं। उसका कारण है आपकी कई सारी कमेंट्स, ताकि हम बीज लगाकर इस फसल को कैसे मैनेज करते हैं ये आपको A to Z बता सकें। दोस्तों फिलहाल आप हमारी ये 32 दिन की क्रॉप देखिए, पत्तों का फोलिएज देखिए और कमेंट करके बताइएगा कि ये ग्रोथ कैसी लगी और ये फील्ड हमारी कैसी लगी। दोस्तों इस फील्ड से हमने टारगेट रखा है 35 टन पर एकड़ प्रोडक्शन निकालने का। अब उसके लिए मैनेजमेंट प्रैक्टिकली हम कैसे कर रहे हैं सब कुछ इस सीरीज में आपको जानने को मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं इस फसल के बेसल में हमें कौन से खाद डालना चाहिए। दोस्तों तरबूज एक ऐसी फसल है जो बहुत छोटी अवधि में आ जाती है लेकिन भारी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मांगती है, और इसीलिए इस फसल का बेसल डोज जितना मजबूत रखते हैं उतनी ही मजबूत ये फसल देखने को मिलती है। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के रूप में एनपीके 12, 32, 16, 1.5 से 2 बैग पर एकड़ के हिसाब से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही इस फसल में एक्स्ट्रा पोटास हमें देना चाहिए 25 से 30 किलो एमओपी या फिर एसओपी के रूप में। साथ ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किट का इस्तेमाल हमें करना चाहिए 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से। हमने यहाँ पर 11 मिला कॉम्प्लेक्स किट का इस्तेमाल किया है जिसमें मैक्रो और माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स आते हैं। यहाँ पर ट्राइकोडर्मा 1 से 2 किलो पर एकड़, ह्यूमिक एसिड आधा से 1 किलो पर एकड़, और साथ ही अगर जमीन से कीटक अटैक करते हैं तो क्लोरेंट्रा निलीप्रोल 0.4% जो दानेदार फॉर्म में आता है 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। हम दोस्तों यहाँ पर गोबर खाद 4 से 5 ट्रॉली पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर वर्मी कंपोस्ट 8 से 10 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन रासायनिक खादों की मात्रा को हम आधा भी कर सकते हैं। यहाँ पर 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से माइकोराइजा का इस्तेमाल अगर हम कर लेते हैं तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। लेकिन दोस्तों माइकोराइजा और ट्राइकोडर्मा को आप वर्मी कंपोस्ट में या फिर रेती में डालकर बेड पर डालेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, इन्हें रासायनिक खादों में नहीं मिलाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब कई लोगों के दिमाग में यह प्रश्न भी आ रहा होगा कि हम रासायनिक खाद बेसल के रूप में डाल रहे हैं और बाद में हम माइकोराइजा और ट्राइकोडर्मा भी डाल रहे हैं, तो क्या इनके रिजल्ट्स मिलेंगे? दोस्तों इनके रिजल्ट्स मिलते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे कोई भी दवाई 100% रिजल्ट नहीं देती है, वैसे ही ये ट्राइकोडर्मा और माइकोराइजा भी 100% खत्म नहीं होते हैं, और इनके जो स्पोर्स बच जाते हैं उनसे ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बेसल डोज डालने के बाद में ड्रिप और मल्चिंग कैसे सिलेक्ट करना है ये लास्ट वीडियो तरबूज खेती पार्ट 2 में हमने बताया है, जिसे आई बटन से जाकर आप देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे देता हूं। इसके साथ ही मल्चिंग में होल का साइज हमें क्या रखना है इसके मायने भी बहुत हैं। दोस्तों अगर आप बीज लगा रहे हैं तो इस होल का डायमीटर 2 इंच तक ही रखें, और जिगजैग हम होल करें या फिर एक ही लाइन में, ये भी बड़ा प्रश्न है। तो इन दोनों के अपने फायदे हैं और अपने लिमिटेशंस हैं। हमने यहाँ पर ये जिगजैग इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर ड्रिपर से ड्रिपर की दूरी भले ही 1.25 फीट है, लेकिन जिगजैग लगाने से ये दूरी बढ़ जाती है, 1.5 फीट तक हो जाती है, जिसका साइज बढ़ाने में फायदा मिलता है। दूरी जितनी ज्यादा होती है फल का साइज उतना ही बड़ा मिलता है और उत्पादन भी ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अगर एक ही लाइन में आप पौधे लगाते हैं तो ड्रेंचिंग करना आसान होता है और शुरुआत में स्प्रे करना आसान होता है। अब चॉइस आपकी है। दोस्तों जब हम मल्चिंग पेपर में होल करवाते हैं तो यहाँ पर मिट्टी का लेवल मल्चिंग पेपर के लेवल से कुछ नीचे दब जाता है, जो कि नुकसानदायक है, क्योंकि कई बार जब हवा चलती है तो छोटे पौधे इस पेपर के नीचे चल जाते हैं जिससे कि पौधे खराब हो सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर जो कीट होते हैं जो तने को नुकसान पहुंचाते हैं वो भी जब हम स्प्रे कर रहे होते हैं तो कुछ समय के लिए इसके नीचे चल जाते हैं और सुरक्षित बच जाते हैं। तो दोस्तों इस परिस्थिति से बचने के लिए इसमें वापस से मिट्टी भरवाना चाहिए बुआई करने के पहले ही। इस प्रकार से जब मिट्टी
इसमें पूरी तरह से भर जाएगी तो यहाँ पर कोई जगह नहीं रहेगी और नुकसान होने के चांसेस कम हो जाएंगे। बीज की बुआई करने के 24 से 48 घंटे पहले 2 से 4 घंटे ड्रिप चलाकर रेस्ड बेड को पूरी तरह से गीला कर लें और उसके बाद बुआई करते समय ध्यान रखें ये बीज का जो नुकीला पोर्शन है उसे नीचे की डायरेक्शन में रखें और अधिकतम 1 इंच की गहराई तक ही बुआई करें ताकि जर्मिनेशन फास्ट भी आए और जर्मिनेशन अच्छा आए। दोस्तों बुआई करने के बाद में 15 से 20 मिनट हमें ड्रिप से सिंचाई करना है और उसके बाद 10 से 12 दिनों तक कोई फर्टिगेशन नहीं देना है। दोस्तों ज्यादातर किसान दो बड़ी गलतियां बुआई के बाद में करते हैं। एक तो सिंचाई ज्यादा देते हैं, रेगुलर देते हैं, जिससे कि पौधे डैंपिंग ऑफ के कारण खराब हो जाते हैं, और दूसरा फर्टिगेशन जल्दी शुरू कर देते हैं जिससे कि पौधे की जो नई रूट्स हैं वो केमिकल बर्न के कारण खराब हो जाती हैं। दोस्तों हमारे अनुभव ऐसे हैं कि जब रात का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से प्लस होता है तो 5 से 6 दिनों में मैक्सिमम जर्मिनेशन मिल जाता है। फिर भी हमें 8 दिनों तक इंतजार करना चाहिए और उसके बाद जहां पर जर्मिनेशन नहीं आया है वहां गैप फिलिंग कर देनी चाहिए। दोस्तों जर्मिनेशन आते ही हमें हमारी फील्ड पर इस प्रकार के स्टिकी ट्रैप्स का प्रयोग भी कर लेना चाहिए क्योंकि ये सस्ता और इफेक्टिव तरीका है कीटों को मॉनिटर और कंट्रोल करने का। इसके दो बड़े फायदे हैं। एक तो हमें इससे ये पता चल पाता है कि किन कीटों का अटैक हुआ है और कितनी मात्रा में हुआ है जिससे कि हम स्प्रे प्लान कर पाते हैं, और दूसरा जो कीट यहाँ चिपक जाते हैं वो यहीं खत्म हो जाते हैं और उनकी वृद्धि रुक जाती है। दोस्तों 1 एकड़ में 30 येलो और 10 ब्लू स्टिकी ट्रैप्स का प्रयोग हमें इफेक्टिव कंट्रोलिंग के लिए करना चाहिए। दोस्तों पौधे जब छोटे होते हैं शुरुआती अवस्था में कई सारे कीट और बीमारियां अटैक करते हैं और इनसे बचने के लिए ड्रेंचिंग करना बहुत जरूरी है। ड्रेंचिंग मतलब पानी और दवाई पौधों की जड़ों में डायरेक्टली डालना। अब आप ये कहेंगे कि आशीष भाई ये तो हम ड्रिप से भी चला सकते हैं, कोई भी फंगीसाइड या फिर कीटनाशक ड्रिप से भी चलाया जा सकता है, लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है जब फसल छोटी है, उसकी जड़ें फैली हुई नहीं होती है। अब यहाँ पर आप देखिए कुछ पौधे ड्रिप के पास में है और कुछ थोड़ा दूर है, और इस तक अगर दवाई और पानी पहुंचाना है तो ज्यादा देर ड्रिप चलाना होगी, पानी की ज्यादा मात्रा जाएगी जिससे कि डैंपिंग ऑफ जैसी समस्याएं बढ़ती है। तो शुरुआती तौर पर आपको 50 ml हर पौधे के पास में पानी डालना है, मतलब ड्रेंचिंग करना है। दोस्तों पहली ड्रेंचिंग हमें बुआई से 12वें दिन लेना है और ये ड्रेंचिंग आप प्रिवेंटिव तौर पर भी ले सकते हैं, और अगर कोई कीट तने को काट रहा है या फिर पत्तियों से रस चूसने का काम कर रहा है तो भी आप इसे ले सकते हैं। इसमें थाइमोथोक्साम 25% WG 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, जो कि एक सिस्टमिक दवाई है जिससे कि ये सभी प्रकार के कीट खत्म हो जाएंगे। और दूसरा हमें इसमें बायोस्टिमुलेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। हमने यहाँ पर वेलेग्रो रेडी फार्म का इस्तेमाल किया है 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, जिससे कि जड़ जमाव बहुत बेहतर होता है और जड़ें तेजी से ग्रोथ करती हैं। हर पौधे में 50 ml हमें पानी देना है, तो आपको इस प्रकार से कितने पानी की रिक्वायरमेंट होगी कैलकुलेट करें और उसके बाद उतने पानी में ये मात्राएं घोलकर और ड्रेंचिंग करें। दोस्तों दूसरी ड्रेंचिंग हमें इसके 1 दिन बाद मतलब बुआई से 14वें दिन लेना है, जो कि हम डैंपिंग ऑफ डिजीज को ध्यान में रखते हुए लेंगे। हम प्रिवेंटिव तौर पर भी ले सकते हैं और ये समस्या अगर आ गई है तो भी ले सकते हैं। थायोफेनेट मिथाइल 70% WP बेस्ट है इसे रोकने के लिए। इसके साथ ही आप मैनकोजेब मेटालेक्सिल का कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हेक्साकोनाजोल कैप्टन का कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्राएं आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों तीसरी और आखिरी ड्रेंचिंग हमें बुआई से 16वें दिन करना है और ये ड्रेंचिंग न्यूट्रिएंट्स की होगी। NPK 10-10 या फिर 12-61-00 ह्यूमिक एसिड और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम इसमें लेंगे ताकि पौधों को शुरुआती अवस्था में किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी नहीं आए। जड़ के पास ही हम ये न्यूट्रिएंट्स देंगे ताकि जड़ तेजी से विकास करे और पौधा ग्रोथ करना शुरू करे। दोस्तों जब फसल 12 से 15 दिन की अवस्था की होती है तो उसमें ये प्रिवेंटिव स्प्रे हमें करना चाहिए। बायोआर 303 प्लस का इस्तेमाल करने से थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाइज, लीफ माइनर जैसी समस्याओं पर कंट्रोल मिल जाता है। इसके साथ ही ये एक जैविक कीटनाशक है जिससे कि पौधों को शुरुआती अवस्था में कोई समस्या नहीं आती है। इसके साथ ही ये प्रकाश संश्लेषण में मदद भी करता है जिससे कि पौधे तेजी से ग्रोथ करते हैं। इसके साथ ही क्लोरोथेलोनिल 75% WP ब्लाइट जैसी समस्याओं से पौधों को बचाता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारियां पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ऐसी ही जानकारियां अगर लगातार देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और हमारी ये फील्ड आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों इस सीरीज के अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम इस फसल को आगे मैनेज करते हैं। तब तक के लिए आप करते रहे मेहनत और देखते रहे फार्मिंग तकनीक। धन्यवाद।